के 11 बजे के बीच में उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूं, इनका नाम है गार्गी चतुर्वेदी। वाराणसी की ये कुंडली 1 जुलाई 1992 2:12। इस आधार पर आपकी कुंडली बनती है वृषभ लग्न की। लग्न पे चर्चा करूंगा, उसके पहले कुछ और चीजें बता दूं। ये स्थिर राशि या स्थिर लग्न होता है और वस्तुतः यहां से एक बात और भी गंभीरता से समझने वाली है। थोड़ा निकट मेरे आइए और यहां बैठ करके देखते हैं, इस कुंडली को समझने का प्रयास करते हैं। बुध के ऊपर मंगल का प्रभाव, मंगल देख रहे हैं, उसके ऊपर शनि की दृष्टि, और इस भाव से चौथे कोई ग्रह नहीं, इस भाव से चौथे पापक ग्रह और 12वें भाव की स्थिति बन रही है। बुध तीसरे भाव में बैठे हैं, द्वितीय भाव के ऊपर राहु की दृष्टि, और यहां शुक्र, चंद्रमा और सूर्य बैठे हैं। ये सारी स्थितियां व्यक्ति को मुंह से संबंधित या गले से संबंधित या नेत्र से संबंधित या गले से ऊपर के किसी न किसी ऐब की समस्या का कारण बन जाते हैं। हकलाने की समस्या है तो यही कारण है, कारण यही है, बस एकमात्र। अब इसको आप कैसे समझना चाहते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। सवाल, दक्षिण दिशा में आप अपने जन्म स्थान से जाइए तो राशि बहुत अच्छी रहेगी, दक्षिण दिशा आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। आप अगर मित्रता करना चाहते हैं तो मकर और कुंभ राशि वाले आपके लिए अच्छे होंगे। आपके लिए धनु राशि अच्छी नहीं हो सकती है, मीन राशि अच्छी नहीं हो सकती है, वृश्चिक राशि अच्छी नहीं हो सकती है। आपके लिए जो एक मतलब भाग्य को बल देने वाली राशि जो कह सकते हैं, उसमें कन्या राशि और मकर राशि, ये दोनों राशियां अच्छी हो सकती हैं। कुछ हद तक मीन राशि भी चलेगी, पर मीन वालों से बच के रहना चाहिए। मित्र आपके परम अच्छे मकर और कुंभ वाले होंगे। दक्षिण दिशा, शनिवार और शुक्रवार का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। 6 अंक अच्छा है, मतलब 6 तारीख, 15 तारीख और 24 तारीख, ये अच्छे रहेंगे। एक बात और है, शुरुआत में ही बता दूं, लग्न जो है वो 0 डिग्री का है, तो जो भी समस्या बनना जो आरंभ हो, चाहे जो भी बनने की स्थिति बनती है, जीवन में कोई भी समस्या बनने की शुरू हो, तो उसका जो प्रभाव होता है वो 2 चीजों से शुरू होता है, 2 नहीं 3। सबसे पहले आपकी कुंडली के लग्न की स्थिति कैसी है, वो कितना बलवान है, और आपका लग्न हीन बली है, बल से हीन है, क्योंकि 0 डिग्री पे वो है 34 कला। इस आधार पर ही ये बात तय हो जाती है कि व्यक्ति का स्वास्थ्य कहें या व्यक्ति की कमजोरी, वो बढ़ने के लिए या कमजोर होने की तरफ बढ़ रही है। आपके स्वास्थ्य की समस्या इस वजह से कमजोर हो रही है, या हकलाने की समस्या जो इस वजह से कमजोर बढ़ रही है, या फिर वो हुई है क्योंकि द्वितीय भाव पे इतने सारे ग्रहों का प्रभाव, और उसमें सबसे ज्यादा लग्न अगर कमजोर हो जाए तो ये स्थिति कमजोर हो जाती है। दूसरी बात है, वाणी भाव पे राहु का प्रभाव, वाणी के कारक और वाणी के अधिपति के ऊपर बुध और राहु का प्रभाव, या उस भाव पे या उस भाव के अधिपति पे या उस पे पापक ग्रहों का प्रभाव ज्यादा, इस कारण से। पर एक बात और भी है कि इसके लिए मैं आपको एक मंत्र भेजूंगा, उस मंत्र का निरंतर जप करने से निसंदेह यह समस्या खत्म हो जाती है। उसके बाद और भी है, हालांकि इसमें कई बार जो है वो आप अगर वाणी के सुख को देखते हैं तो ये वाणी भाव है, यहां से बोलने की स्थिति, शुक्र और चंद्रमा के यहां बैठने के कारण व्यक्ति सुंदर बुद्धि का है और सुंदर दिखने में है, पर सूर्य और चंद्रमा के यहां बैठ जाने से अमावस्या दोष लगता है। इस वजह से कई बार व्यक्ति जो होता है वो सही चीज को सही तरीके से और सही दिशा में उसका नियमन नहीं कर पाता है और कमजोरी दिख जाती है। आपकी कुंडली में वाणी का सुख 2 तरीके से देखा जाएगा। वो कैसे? तो वाणी से सुख ये, और यहां के अधिपति बुध देखिए मेहनत कर रहे हैं और चंद्रमा की राशि में बैठे हैं, और चंद्रमा से वो बहुत ज्यादा कुपित होते हैं, खुश नहीं होते। यानी कि पंचम भाव का जो अधिपति बुध बनता है, जहां आपकी कुंडली में 6 नंबर लिखा है, उसकी स्थिति नवांश कुंडली में भी आप गौर करते हैं तो उसको कौन सी राशि मिली है? यहां 6ठे भाव में रोग की राशि, और यहां पे कौन बैठा है? मंगल, जो पापी भाव का अधिपति है। अगर आप उसी क्षेत्र को देख रहे हैं यहां पे, तो यहां भी वो बुध 3 नंबर में ही बैठे हैं, रोग में ही बैठे हैं। यानी कि बुध हर जगह से पीड़ित और प्रभावित होते देखे जा रहे हैं। इस कारण से ही व्यक्ति का प्रभाव या हकलाहट की समस्या, पर उसकी समस्या का निदान एक गणेश जी की पूजा, गणेश जी के मंत्रों का निरंतर और अधिक संख्या में जप। गणेश जी को खुश करने के लिए गणेश जी को दुर्वा अर्पित करिए,
गणेश जी के मंत्रों का जप करिए, इनको दूध अर्पित करिए और गणेश जी के लिए चतुर्थी का व्रत भी कर सकते हैं। गजदंत की माला भी धारण कर सकते हैं। आत्मविश्वास की वृद्धि के लिए आपको निसंदेह सूर्य को अर्घ भी देना चाहिए। सूर्य नमस्कार और प्राणायाम आदि या शंख मुद्रा। देखिए एक बात बड़ी अद्भुत है और मैं यहां से बनाता हूं और यहां से ही आपकी समस्या का हल भी ढूंढना चाहता हूं दिल से। एक बात बड़ी अद्भुत है, ज्योतिष में सिर्फ ज्योतिष नहीं है, ग्रह ही और नक्षत्र ही नहीं है, इसमें कई सारी चीजें मिलकर के ज्योतिष का निर्माण करती हैं, जैसे योग, जैसे तंत्र, जैसे मंत्र, जैसे रत्न, जैसे यंत्र। ये सारी चीजें, पांचों चीजें मिलती हैं तब जाकर के ज्योतिष विद्या का निर्माण होता है। और ये वेदों से ही सारी चीजें निकली हुई हैं, चाहे वो रत्न विज्ञान हो, चाहे वो हस्त विज्ञान हो, चाहे वो सामुद्रिक शास्त्र हो, चाहे कोई भी शास्त्र उठा लीजिए, सारे प्रकार के ज्ञानों का मूल जो रहस्य है वो वेदों से ही निकला हुआ है। और ये ज्योतिष जो है, वो ज्योतिष विद्या जो है, वस्तुतः इन सभी चीजों से मिल मिला करके ही बनी है। आप शुक्र से प्रभावित हो, स्थिरता के साथ आपका काम होता है। और गौर करिए तो मंगल का बुध को देखना ये ठीक नहीं है, क्योंकि बुध कौन है? आपकी कुंडली के पंचम भाव के अधिपति, और इस कुंडली में मंगल मारक होते हैं, द्वितीय मारक होते हैं। प्रथम श्रेणी का मारक यहां गुरु होंगे। इस कुंडली के लिए प्रथम श्रेणी के जो मारक होंगे वो गुरु होंगे, क्योंकि वो लग्नेश के परम शत्रु हो जाते हैं, बहुत अच्छे नहीं होते, उनको वो अच्छा नहीं मानते, क्योंकि गुरु आध्यात्मिक सुख का कारक होता है और शुक्र सांसारिक सुख के विधाता कहे जाते हैं। शुक्र वीर्य है और गुरु ज्ञान है। सूर्य लक्ष्मी का कारक आपकी कुंडली में धन भाव में बैठे हैं, बुध के साथ निकटता की स्थिति है, शुक्र के साथ बैठे हैं। लग्नेश का धन में चंद्रमा जैसे ग्रह के साथ बैठना, जो जन्म कुंडली का तृतीय भाव का अधिपति है, लग्न और तृतीय भाव, और बुध जो कि द्वितीय भाव यानी कि लग्न के अधिपति जो बनते हैं शुक्र, धन के अधिपति बनते हैं बुध, धन के कारक या धन लाने के कारक होते हैं या लक्ष्मी के कारक होते हैं सूर्य। तो इस वजह से व्यक्ति के पास कम से कम धन की समस्या कभी भी नहीं होने वाली है। लेकिन अमावस्या दोष के प्रभाव के कारण और धन भाव या वाणी भाव के अधिपति के ऊपर शनि मंगल राहु केतु के प्रभाव, राहु की दृष्टि है द्वितीय भाव पे, मंगल द्वितीय भाव, बुध द्वितीय भाव के अधिपति, उस पे मंगल की दृष्टि पड़ गई, शनि भी देख लिए। इस कारण से व्यक्ति का भाग्य ठीक है, लेकिन भाग्य का सुख है तो इनके मंगल बैठ गए, तो भाग्य का सुख भी है क्योंकि वहां पे स्वग्रही मंगल बैठे हैं। अरे भाई बन जी, जिस भाव का सुख देखना है तो उसके चौथे को देख लीजिए, तो उस भाव के सुख को देखिए, यहां स्वग्रही मंगल बैठे हैं, यानी कि भाग्य आपका ठीक है। जिस चीज में व्यक्ति मेहनत करना चाहता है उसमें अपने आत्मविश्वास को कमजोर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और एक बात और बताऊं, एक बड़ी अद्भुत बात बताता हूं, जरा समझिएगा ध्यान से मेरी तरफ देख के। आपको जो कभी कभी ये दिमाग में आत्महत्या करने वाली बात जो आती है वो क्यों आती है बताऊं? हाँ बताता हूं, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा एक साथ बैठे हैं और बुध पे मंगल और शनि राहु का प्रभाव है। विचारों का जो आना होता है वो अष्टम और द्वितीय से होता है। यहां अमावस्या दोष लगा है, अष्टम में राहु, इतना ज्यादा सोचवा देंगे कि पका देंगे और इतना ज्यादा सवाल दे देंगे जीवन में कि आप ढूंढते ही रह जाएंगे। ये इस बात को ही समझना है, दिमाग में ज्यादा सवाल पैदा ना करिए, नहीं तो ये आपको मारेगा। मारेगा का मतलब पीटेगा, थप्पड़ आता रहता है, हमेशा थप्पड़ देता रहे। इतना सवाल पैदा हो कि ये करूं कि ये करूं कि ये करूं कि ये करूं कि ऐसा करूं कि ऐसा करूं कि यही कर दूं, 2 थप्पड़ रोज दिन सुबह शाम अपने आप को लगाया करो, इससे ठीक हो जाएंगे। थप्पड़ खाने का मतलब ऐसा नहीं है, मेरे कहने का मतलब है अपने आप को सुबह उठने के साथ ही ये सबसे पहले भरोसा दिलाइए कि आपसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं है। और वो भरोसा इसलिए क्योंकि आपकी कुंडली के द्वितीय भाव के अधिपति के ऊपर मंगल और शनि और राहु का प्रभाव है। झूठ मत बोलिए, ईर्ष्या मत करिए, दुराग्रही मत होइए, जिद्दी मत होइए, हठी मत होइए, क्रोध मत करिए, अपनी बुद्धि में उग्रता व्यग्रता और कुंठा का भाव मत लाइए। मंगलवार को जन्मे हैं, इस वजह से भी कई बार तीव्रता ज्यादा है। वक्त पे ही सारी चीजें मिलने वाली हैं क्योंकि आप स्थिर लग्न से आते हैं। इस कुंडली में धन भाव के और सुख भाव के अधिपति बुध प्रतियोगिता और मेहनत करते देखे जा रहे हैं, पराक्रम करना होगा। पराक्रम भाव के अधिपति चंद्रमा जो है वो अमावस्या दोष में है, अस्त हैं, इस वजह से पराक्रम का परिणाम देर से मिल रहा है। गौर करिए मंगल की नीच दृष्टि भी पड़ रही है, इस कारण से देर से परिणाम मिलेगा और मेहनत करना बाकी है। अभी आप 1992 के हैं पर वक्त आपके पास कम है,
इसका ऑप्शन भी आपको ढूंढ लेना चाहिए। खाली इसी भरोसे आप नहीं रह सकते, क्योंकि गुरु जो हैं वो राहु से देखे जा रहे हैं। हालांकि एक बड़ी अद्भुत बात है कि आपकी कुंडली में शुक्र और चंद्रमा या सूर्य यहीं बैठे हैं, पर इसका एक कमजोरी वाला एहसास भी रहेगा। जन्म कुंडली में शुक्र और चंद्रमा धनदायक होंगे और व्यक्ति को पुरस्कार भी देंगे। सूर्य और शुक्र के यहां बैठ जाने से सूर्य और लग्न मतलब सुख और लग्न के अधिपति धन भाव में माता से संबंध हमेशा बेहतर बनाने का प्रयास करिए। पिता भाव के अधिपति शनि जाकर के जन्म कुंडली में पिता का उपभोग हमेशा आपको मिलता रहेगा, पिता का सहयोग हमेशा ही मिलता रहे, ऐसी स्थितियां भी बन रही हैं। और एक बात बड़ी अद्भुत है कि द्वितीय भाव के अधिपति के ऊपर या पंचम भाव के अधिपति के ऊपर अगर राहु का प्रभाव होता है तो कई बार व्यक्ति का ज्ञान, व्यक्ति का प्रभाव, व्यक्ति का यश, व्यक्ति का कीर्ति, व्यक्ति का सम्मान, व्यक्ति का पद, व्यक्ति की प्रतिष्ठा, ये सब धीरे धीरे या उसमें रोड़े या राह में थोड़ी थोड़ी मुश्किलें भी मिलती हैं, क्योंकि वो तटस्थ हो गया है, न तो अच्छा न तो बुरा, वो बिल्कुल मुक बधिर हो गया है। व्यक्ति को कई बार जो होता है वो ऐसी स्थिति में बुरे प्रभावों में आने वाला या दिमाग में बुरे ख्याल कई बार पैदा करने वाला बना देता है। वो एक तरीके से वो थोड़ी सी कमजोरी का भाव पैदा कर रहा है। अष्टम भाव में राहु ये कष्ट दे रहे हैं, दरअसल आपको धार्मिक बना रहे हैं, अतिवादी बना रहे हैं। आप किसी भी चीज को बहुत ज्यादा एक्सेसिव कर लेते हो, एकदम अत्यधिक मात्रा में, एक्सट्रीम लेवल पे, चाहे वो विचारों की बात हो चाहे वो करने की बात हो। लगातार करना हो तो लगातार करे, छोड़ दिया तो छोड़ दिया। डिसकंटिन्यूटी होती है। चंद्रमा जब अस्त हो जाते हैं तो बाबू रे वो काम को एक जैसा नहीं बनने देते, वो लगातार वो आप नहीं कर पाते हैं, लगातार घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, 10 घंटे नहीं बैठ पाते, चाहे आपका काम लगातार नहीं सा होता है, वो रुक रुक करके कंटिन्यूअस नहीं हो पाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि द्वितीय भाव जो कि प्राप्त होने का भाव है, ध्यान से समझना मेरी तरफ देख के, द्वितीय भाव और एकादशवें भाव के अधिपति के ऊपर कहीं ना कहीं पापक ग्रहों का प्रभाव ज्यादा है। जैसे प्राप्त होने का भाव ये है, यहाँ के अधिपति गुरु महाभाग्यशाली योग लगाए हैं, मित्र की राशि में बैठे हैं, माता का सुख भी यहाँ से सूर्य दे रहे हैं, शुक्र के साथ बैठे हैं, तो ये एक अच्छी बात भी होती है। लेकिन द्वितीय भाव जो प्राप्त करने का भाव है वहां अमावस्या दोष भी तो लगा है, उस पे राहु की दृष्टि भी तो है, और शनि और बुध का संबंध षडाष्टक का भी तो, सप्त सप्तम का भी तो बन रहा है। द्वितीय भाव के अधिपति के ऊपर अगर पापक ग्रहों का प्रभाव ज्यादा रहेगा तो परिणाम देर से मिलेंगे। इस वजह से ही आपको पुरस्कार नहीं मिलता है, या इस वजह से ही आपके किए गए कृत्यों का यश नहीं मिलता है। यश भाव कमजोर हो रहा है ना, इस कारण से। और एक बात और भी है कि गुरु जो बैठे हैं वो पूर्वा फाल्गुनी के बैठे हैं, ये शुक्र का नक्षत्र होता है, और शुक्र इस कुंडली के लिए बहुत अच्छे नहीं होते। ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी मूल त्रिकोण राशि छठे भाव में फंस रही है, ये यहाँ पे प्रतियोगिता में जा रहे हैं, और यहाँ के अधिपति होकर के ऋणेश जाकर के द्वितीय भाव में बैठ रहे हैं, यानी कि व्यक्ति के पुरस्कार प्राप्त करने में प्रतियोगिता ज्यादा हो रही है। आपको ऑप्शन भी जरूर रखना चाहिए पीसीएस के अलावा, कोई ना कोई। अब कौन सा रखें? तो आपकी कुंडली में गुरु शुक्र के नक्षत्र में बैठे हैं, दशम स्थान के अधिपति मंगल जो हैं वो गुरु से देखे जा रहे हैं, शिक्षक बनने का योग भी आपकी कुंडली में बड़ा अच्छा बन रहा है, क्योंकि मंगल स्वग्रही, गुरु से दृष्ट, गुरु और शुक्र एक साथ बैठे हों, सूर्य और चंद्रमा या सूर्य और शुक्र एक साथ बैठे हों, बुध के ऊपर मंगल का प्रभाव, बुध के ऊपर शनि का प्रभाव, आप कंप्यूटर से संबंधित, इंटरनेट से संबंधित, कम्युनिकेशन से संबंधित, स्किल डेवलपमेंट के संबंध में या फिर रिसर्च आदि के क्षेत्र में आप प्रोफेसर बन जाइए, आपके पास उसका भी बहुत अच्छा चांस है। ऑप्शन में इसको भी साथ में लेके चलना चाहिए। बस इतनी सी बात कहूंगा। पर योग पंचम भाव जो है वो प्रतियोगिता कर रहा है देर से, राहु यहां है, वो गुरु को देख रहे हैं, ये देर से। पंचम दशम भाव के अधिपति हैं, भाग्य का बल है, कर्म का बल है। लेकिन एक बात और कहूंगा, तो ये आपकी कुंडली में शुक्र जो जन्म कुंडली का लग्नेश होता है वो अस्त है। पर एक बड़ी खुशी की बात यह भी है कि लग्नेश अस्त है और लग्नहीन बली है, बलवान कमजोर है। और आप जरा नक्षत्र के स्थिति को समझिए। आपकी कुंडली में जो कृतिका नक्षत्र है ये सूर्य का नक्षत्र है, क्लियर है? कृतिका नक्षत्र के दूसरे चरण में आपका जन्म हुआ है, लग्न के अधिपति हैं शुक्र। ध्यान से समझिए मेरी तरफ देख के, लग्न जो है वो कृतिका नक्षत्र के दूसरे चरण का है, लग्न के अधिपति बनते हैं शुक्र, कृतिका नक्षत्र का अधिपति होता है सूर्य, और चरण के अधिपति हो जाते हैं शनि। अब यहां पे है ऊहापोह की स्थिति, इस वजह से कम इन तीनों ही ग्रहों का जो प्रभाव होता है वो कमजोर सा जाता है। पर आपके लिए सिंह राशि अच्छी होगी,
सिंह राशि आपके लिए अच्छी होगी, दक्षिण दिशा आपके लिए अच्छा होगा। एक बात और है, आपकी कुंडली में गुरु यहां अकेले बैठ के क्या कर रहे हैं? इनको यहां नहीं बैठना था, और ये राहु से दृष्ट होकर के क्यों क्या कर रहे हैं? आप गौर करिए, बुध यहां बैठे हैं और यहां पे शुक्र और चंद्रमा है। दाम्पत्य गारंटी देता हूं बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि मंगल यहां बैठे हैं जो जन्म कुंडली के पंचम चतुर्थ के अधिपति हैं। बहुत बढ़िया बढ़िया, सास ससुर और दाम्पत्य और पति पत्नी का संबंध बिल्कुल अच्छा है, उसमें कोई समस्या नहीं है। सूर्य यहां बैठे हैं और यहां वो गुरु से देखे जा रहे हैं, शनि से देखे जा रहे हैं। पति सरकारी नौकरी वाला हो सकता है, क्योंकि सप्तम भाव के अधिपति चंद्रमा शुक्र के साथ बैठे हैं। अगर वो व्यवसाय भी करेगा या अगर पद में भी होगा तो अच्छे पद वाला होगा, या चाहे अपना ही काम करने वाला हो पर अच्छा हो। दिशा कौन सी हो? तो आपके लिए तो दक्षिण दिशा हमेशा अच्छी होगी, पर यहां की स्थिति देख करके मैं उत्तर पूर्व दिशा कहूंगा, ईशान कोण, या फिर अगर जो स्थिति मैं देख रहा हूं उसके आधार पर मिथुन राशि या मिथुन लग्न के लोग आपके लिए एक अच्छे पति के तौर पे देखे जा सकते हैं। विवाह के लिए आप विलंब ना करिए, 1992 के हो गए हैं, विवाह कर लिए। क्योंकि एक बात बता दूं, द्वितीय भाव के अधिपति शनि जो है वो जन्म कुंडली में इसको देख रहे हैं गुरु के साथ, जो कौन है आपकी कुंडली का 12वें भाव का अधिपति। तो द्वितीय और 12वें के अधिपति सूर्य और केतु पंचम भाव लग्न को पापकर्त्री भी लग रहा है, और यहाँ पे गुरु जो है वो शनि के साथ बैठे हैं लग्नेश के साथ। तो लग्नेश के साथ गुरु का बैठना जो कि पराक्रमेश है, तो लग्न और पराक्रम का योग जन्म कुंडली में विपरीत परिस्थिति का निर्माण करके ही सही पर परिणाम अच्छा मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे शनि बैठे हैं, आयु अच्छी होती है और व्यक्ति को जो होता है वो पेट से संबंधित समस्या भी रहती है। और कई बार जब आप यहाँ गौर करते हैं तो यहाँ पे पापग्रह की राशि बनी है, यहाँ का अधिपति अष्टम में बैठा है। मैं मंत्र तो दूंगा और काम करना होगा, कुछ उपाय और भी बताऊंगा। उसके बाद अगर दशमांश कुंडली में गौर करते हैं तो यहाँ गुरु मित्र की राशि में, यहाँ गुरु जो है वो अपने शत्रु के साथ बैठे हैं, बहुत अच्छे नहीं बैठे हैं, और यहाँ पे वो नीच के बैठ रहे हैं। लेकिन मंगल की दृष्टि इनका नीच भंग कर रही है, और मंगल और शनि का संबंध आपको वन विभाग से संबंधित IFS या IRS से संबंधित नौकरियों में जाने के योग पैदा कर रहा है। हालांकि एक बात और है कि यहाँ पे शनि नीच के हो रहे हैं, तो कई बार आपको वो सुख नहीं मिलता है जो आप जैसे मेहनत करने के बाद जो चीजें प्राप्त हो जाती है, उसके बाद जो एक मेंटल पीस हो गया, चलो मैं ठीक हूं, मैं मुझे जो चाहिए था वो मिल गया, पर वो मिलती नहीं है चीजें कई बार, क्योंकि शनि और मंगल का प्रभाव जो है वो ठीक नहीं है। क्योंकि मंगल जो बनते हैं वो कौन है इस कुंडली के लिए? पंचम के चतुर्थ के अधिपति। और शनि कौन है? जन्म कुंडली के द्वितीय के अधिपति। द्वितीय भाव के अधिपति ही नीच के है ना। इस वजह से आपको एक ऑप्शन पे लेकर के चलना ही होगा। आप इसी चीज को भरोसे में रख करके मत चलिए, मैं इतनी बात पक्के तौर पे कह सकता हूं। दूसरी बात है कि शुक्र और चंद्रमा का 12वें बैठना ये चरम सुख है। एक बात और कहूंगा कि 12वें भाव में दो शुभ ग्रहों का जाना कई बार कमजोरी भी पैदा करेगा। और हालांकि वहां पे जो राशि बन रही है वो शुभ ग्रह की बन रही है और दो शुभ ग्रह बैठे हैं, तो अंत बड़ा बढ़िया हो, अंत अच्छा होता है। चाहे कुछ भी हो जाए, जीवन का उत्तरार्ध बहुत बढ़िया रहेगा, ये बात है। क्योंकि छठे भाव के अधिपति जो हैं वो कम से कम गौर करिए तो पंचम चतुर्थ भाव के अधिपति सूर्य और छठे भाव के अधिपति शुक्र, इन दोनों का संबंध जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में हुआ है। ये सरकारी नौकरी का योग प्रबल रूप से बना रहे हैं। आप अपना मन छोटा ना करो और आगे बढ़िए। ज्ञान के बल पे व्यक्ति किसी भी अवस्था को प्राप्त कर सकता है। सूर्य ज्ञान है, ध्यान से समझिए इधर, सूर्य ज्ञान, और शनि कौन है? नक्षत्र के दूसरे चरण के अधिपति शनि बनते हैं, और नक्षत्र जो है वो कृतिका नक्षत्र सूर्य है। सूर्य ज्ञान और शनि है अनुभव, और इन दोनों को जब आप मिला देते हैं तो विज्ञान बन जाता है। क्या समझे? तो समझ में आई बात? विज्ञान लगाइए, दिमाग लगाइए, अपने आप को टेक्नोलॉजी से जोड़ करके रखिए, तकनीकी आधार स्तंभ अपना जो है वो बना करके रखिए। क्योंकि सूर्य और शनि इस कुंडली में दशाओं के आधार पर अगर बात करता हूं तो सूर्य की दशा सुखपूर्वक जाएगी, लेकिन वो द्वितीय भाव में जा रहे हैं तो थोड़े कमजोर भी होंगे। शुक्र की दशा इस कुंडली के लिए कई बार कमजोर हो सकती है, क्योंकि वो छठे भाव के अधिपति हैं। हालांकि इस कुंडली के लिए जो है वो शुक्र ठीक नहीं होंगे, मंगल ठीक नहीं होंगे, गुरु ठीक नहीं होंगे, क्योंकि ये तीनों, चंद्रमा भी इस कुंडली के लिए ठीक नहीं होंगे। तो चंद्रमा, शुक्र, मंगल, गुरु, 4 ग्रह निकल गए, बचे कौन? शनि। बहुत अच्छा। और वो शुक्र अस्त भी हो रहे हैं, लेकिन शुक्र अस्त होने के बावजूद भी परिणाम देते देखे गए हैं। इस वजह से ऐश्वर्य की और शांति की और सुख की कमी नहीं है, क्योंकि मेंटल पीस वाली जो स्थिति है वहां पे बात बन रही है वो ठीक है।
वहां पे कमजोरी नहीं है। डिग्री की बात कर लेता हूं तो सूर्य की जो डिग्री है उसके आधार पर वो 15 कला के साथ युवावस्था में, चंद्रमा जो है वो जन्म कुंडली में बैठे हैं 20 डिग्री पे वृद्धावस्था में हो जाएंगे, मंगल जो है वो जन्म कुंडली में बैठे हैं 18 डिग्री के 1 नंबर की राशि में वृद्धावस्था में हो जाएंगे। बुध जो है वो जन्म कुंडली में बैठे हैं, बुध जो है वो 10 डिग्री के बैठे हैं, ये भी वृद्धि हो जाएंगे। गुरु जो है वो जन्म कुंडली में जिस अवस्था में बैठे हैं उसके आधार पर वो 15 डिग्री के युवावस्था में हो जाएंगे। शुक्र जो है वो जन्म कुंडली में आपकी कुंडली के आधार पर जो बैठे हैं वो शुक्र कहां बैठे, द्वितीय भाव में 20 डिग्री वृद्ध हो जाएंगे। वृद्ध मतलब वृद्ध जो है वो कमजोर 25%, या फिर अपनी दशा काल में वो अपना संपूर्ण परिणाम न दे। जो युवा है और जो कुमार है वो 50% का, कुमार ग्रह जो होता है वो 50% का परिणाम देता है। युवावस्था का ग्रह संपूर्ण और या राजयोगों की भांति परिणाम देने वाला होता है। शनि जो है आपकी कुंडली में कुमार अवस्था में होंगे क्योंकि वो 23 डिग्री के बैठे हैं। राहु 6 डिग्री के साथ 56 कला के साथ कुमार अवस्था में, यानी कि शनि राहु और केतु की स्थितियां जो है वो आपको 50% का परिणाम दे सकती हैं। आपका भाग्य आपके साथ है। हनुमान जी की पूजा भी करनी चाहिए क्योंकि आपकी राशि जो है वो मिथुन की बन रही है तो ढैया का प्रभाव भी है। बजरंगबली की पूजा, सूर्य को अर्घ, गणेश जी के मंत्रों का जप, और मैं एक मंत्र और दूंगा जो सिर्फ आपको हकलाने से संबंधित समस्या से आपको दूर करेगा और उससे निजात दिलाने में आपको मदद कर सकता है, पर उसका निरंतर जप करना होगा। दूसरी बात है, दिन बताया, तारीखें बताई, दिशा बताई, राशियां बताई, नक्षत्र के प्रभाव के बारे में चर्चा करी। अब आपकी कुंडली में मैं कुछ और भी बात बताता हूं। आप अपनी कुंडली में जरा गौर से समझिएगा, द्वितीय भाव कंफ्यूजन में है। कई बार हम ये बात कह देते हैं कि इतने सारे ग्रहों का एक साथ पढ़ना भाव को बड़ा बढ़िया दे देता है, पर गौर करिए कि वहां बैठा कौन कौन है। तो द्वितीय भाव में सूर्य बैठे हैं जो चतुर्थ के अधिपति हैं, पर वो रोगेश के साथ भी तो बैठे हैं। किस भाव का रोग पैदा करेंगे, कौन सा रोग पैदा होगा, तो यानी कि बोलने का रोग पैदा होगा। बोलने में दिक्कत तो कर रहे हैं, सामान्यतया विज्ञान लगा दीजिए, समझने की बात है। रोग के अधिपति के साथ लग्न का सुख, सूर्य बने, इसकी स्थिति सूर्य के साथ बन रही है शुक्र की, तो ये नौकरी जहां दे रहे हैं, नौकरी के योग हैं। लेकिन समस्या यहां बन रही है कि हमें जो है वो शुक्र को अस्त जो बल मिला है उसको हमें और थोड़ा एनर्जाइज करना होगा, उसको एक्टिव करना होगा। वो दुर्गा जी के मंत्र का जप, वो मंत्र मैं दूंगा, वो मंत्र मैं दूंगा, आपको वो मंत्र का जप करना होगा। आपको मेरे ऑफिस में सिर्फ इतनी सी बात कहनी है, पंडित जी मुझे वो मंत्र दे दीजिए और मैं आपको फोन, आप मुझे एक बार संपर्क भी कर लीजिएगा। आपकी कुंडली में शनि राहु और केतु की दशाएं कभी भी खराब नहीं जाएंगी, निश्चिंत रहिए। अभी दशा के आधार पर आपकी कुंडली में शनि और राहु ही चल रहे हैं जो 24 तक चलेंगे। इस दशा काल में अगर आप दम लगा करके मेहनत कर देंगे तो निस्संदेह परिणाम मिलने की संभावनाएं बन रही हैं, क्योंकि दशमांश कुंडली में जो शनि है वो नीच के हो रहे हैं, उनका नीच भंग मंगल, और केंद्र में गुरु। गौर करिए, इनका नीच भंग दोनों ही तरीके से हो रहा है। नीच के हैं, मंगल देख रहे हैं, और गुरु केंद्र में बैठे हैं। दरअसल ध्यान से समझने की बात है कि लग्न के अधिपति नीच के हुए हैं, तो आरंभ जो है वो प्रचंड नहीं है। वो पीयूष मिश्रा की जो कविता है ना, आरंभ है प्रचंड करके, तो आरंभ प्रचंड करिए, मेहनत दम लगाइए। आपसे ज्यादा बेहतर कोई भी नहीं है, क्योंकि पराक्रम का अधिपति या पराक्रम का कारक आपकी बुद्धि जो है वो पराक्रम में छुपी हुई है, तो उसको निकालने का प्रयास करिए। मंगल देख रहे हैं ना जी, परिणाम देर से मिलेगा, पर आप कर तो सकते हो, है कि नहीं बात? आप कर तो सकते हैं, परिणाम देर से मिले, पर कोई जरूरत नहीं, मेरे पास ऑप्शन भी तो होना चाहिए और वो रखना होगा। डिग्रियां बढ़ाते रहिए। उच्च शिक्षा के भाव में उच्च शिक्षा का अधिपति बैठा है, बढ़ाते रहिए। अष्टम भाव में राहु बैठे हैं, रिसर्च करिए, खोजबीन करिए, जिस क्षेत्र में काम करते हैं उसके संपूर्ण अवयवों को ढूंढने का प्रयास करिए। क्लियर है चीजें? कुछ समझ में आ रही हैं या ऐसे ही खाली? अब क्या बताऊं, सब तो बता दिया। विवाह बहुत अच्छा, संतान ठीक है, भाग्य बहुत अच्छा, धन कभी कमजोर नहीं। अमावस्या है, इस वजह से आपकी बुद्धि कभी कभी हरी हो जाती है, तो इस वजह से मैंने कहा कि सुबह उठ करके 2 थप्पड़ लगा लिया करो। मतलब मारना नहीं है, ठीक करना है। सुबह उठ करके ही सबसे पहले हाथ जोड़ करके भगवान गणेश की प्रतिमा का दर्शन करके या उनको देख करके, हे भगवान मेरी वाणी को शुद्ध करिए, और मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगा अलग से, उसको आपको करना होगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।